नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। जरा सोचिए, क्या होता है जब बैंकों के सख्त नियम और हमारे ग्रामीण जीवन की जमीनी हकीकत या यूं कहें कि बेबसी आपस में टकराती है। नियम अपनी जगह बिल्कुल जरूरी हैं, लेकिन जब इनका सामना मजबूरी और अशिक्षा से होता है ना, तो स्थितियां बेहद जटिल हो जाती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस हैरान कर देने वाले मामले की गहराई में चलते हैं। अब एक बहुत ही अजीब सा सवाल उठता है। कोई बैंक में कंकाल क्यों लाएगा? सुनने में थोड़ा अटपटा और अजीब लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की सच्चाई सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और तस्वीरें वायरल हुई जिन्होंने सबको पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। आखिर किसी इंसान पर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसे इतना चरम और सच कहूं तो खौफनाक कदम उठाना पड़ा? इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें उस दिन की परिस्थितियों को देखना होगा। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस पूरे घटना के केंद्र में है जीतू मुंडा। जीतू एक अशिक्षित आदिवासी व्यक्ति हैं और उनका बैंक जाने का ये वाकया कोई आम दिनचर्या का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक हताश इंसान की एक आखिरी हताश कोशिश थी। दिन था सोमवार का और सुबह सुबह सूरज की चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। उसी वक्त जीतू ने एक ऐसा सफर तय किया जिसे सुनकर ही दिल दहल जाता है। वो अपने गांव के शमशान घाट गए, अपनी बहन की कब्र खोदी, उनके अवशेषों यानी कंकाल को बाहर निकाला, उसे एक कपड़े में लपेटा और लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर उड़ीसा ग्रामीण बैंक की मल्लीपासी शाखा पहुंच गए। जरा सोचिए इस बात को, एक इंसान का अपनी ही बहन की कब्र खोदकर उसके अवशेषों को इस तरह से ले जाना, ये कितनी बड़ी मानसिक और शारीरिक पीड़ा को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद स्थानीय लोग पूरी तरह से सन्न रह गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जीतू ने इतना खौफनाक सफर क्यों किया। इस क्यों का जवाब हमें थोड़ा पीछे जाकर मिलता है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें जीतू मुंडा और उनकी बहन के परिवार की त्रासदियों पर एक नज़र डालनी होगी। देखिए, जीतू की बहन ककरा मुंडा के जीवन में एक के बाद एक कई त्रासदियां आईं। सबसे पहले उनके पति का निधन हुआ, जिसने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद उनके इकलौते बच्चे की भी मौत हो गई, जो उनके जीने का शायद आखिरी सहारा था। और फिर आज से ठीक 2 महीने पहले खुद ककरा मुंडा का भी निधन हो गया। इस पूरी दुखद कहानी का नतीजा ये हुआ कि जीतू अपनी बहन के एकमात्र जीवित रिश्तेदार रह गए थे। इस अकेलेपन और लाचारी ने ही आगे चलकर उस जटिल परिस्थिति को जन्म दिया जिसका सामना जीतू को बैंक में करना पड़ा। बहन के गुजरने के बाद जब बात उनके बैंक खाते के निपटान की आई, तो जीतू के सामने जो चुनौती खड़ी हुई वो कोई रोजमर्रा की समस्या नहीं थी। उनके सामने खड़ी थी नौकरशाही और कागजी कार्रवाई की एक बहुत बड़ी अभेद्य दीवार। और पता है वो रकम कितनी थी? महज 19,402 रुपए। जी हाँ, ककरा मुंडा का ओडिशा ग्रामीण बैंक में खाता था और उनके निधन के बाद बस यही छोटी सी राशि उनके खाते में बची हुई थी। इसी क्लेम अमाउंट को निकालने के लिए जीतू बैंक पहुंचे थे। अब ऐसे देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक गरीब आदिवासी इंसान के लिए ये बहुत मायने रखती है। और विडंबना देखिए, इसी छोटी सी राशि के इर्द गिर्द ये पूरे दर्दनाक घटना घट गई। यहीं पर आकर बैंकिंग के सख्त नियम और एक बेबस इंसान की जमीनी हकीकत आपस में बुरी तरह से टकराते हैं। एक तरफ बैंकिंग नियम साफ कहता है कि या तो खाताधारक खुद मौजूद हो या फिर कानूनी उत्तराधिकारी के वैध दस्तावेज यानी लीगल पेपर्स पेश किए जाएं। अब अपनी जगह बैंक भी सही है, क्योंकि उन्हें वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए इन नियमों का पालन करना ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ जीतू की हकीकत बिल्कुल अलग थी। वो एक अशिक्षित आदिवासी व्यक्ति थे। उनके पास ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र था, ना ही कोई उत्तराधिकार के कागजात। वो इस पूरी जटिल बैंकिंग प्रक्रिया को समझने में पूरी तरह से असमर्थ थे। ये एक सीधा टकराव था, एक तरफ नियमों की कठोरता और दूसरी तरफ एक इंसान की लाचारी। इसी असमंजस और हताशा ने उन्हें अपनी बहन के अवशेषों को बैंक लाने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि शायद यही एक तरीका है बैंक को ये यकीन दिलाने का कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। जब ये घटना सामने आई ना, तो इसने दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोणों को जन्म दिया। एक तरफ कागजी कार्रवाई और नियम कानून है, तो दूसरी तरफ मानवीय संवेदना और स्थानीय लोगों का गुस्सा। जब स्थानीय ग्रामीणों ने जीतू को चिलचिलाते धूप में अपनी मृत बहन का कंकाल लेकर आते देखा, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। और ये स्वाभाविक भी था। स्थानीय लोगों ने बैंक पर अत्यधिक असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
उनका सीधा सा मानना था कि इस पूरी व्यवस्था की कठोरता ने एक लाचार इंसान को इस अकल्पनीय मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया। और ग्रामीणों का तर्क सिर्फ गुस्से तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कुछ बहुत ही व्यावहारिक विकल्प भी सुझाए। उनका कहना था कि भाई कागजात न होने की स्थिति में बैंक चाहता तो गांव के सरपंच से संपर्क करके मृत्यु की आसानी से पुष्टि कर सकता था, या फिर बैंक के अधिकारी एक छोटी सी फील्ड विजिट करके सच्चाई का पता लगा सकते थे। लोगों का सीधा आरोप था कि इस पूरे मामले में मानवीय करुणा को दरकिनार कर दिया गया और केवल कागजी कार्रवाई को ही प्राथमिकता दी गई। खैर, इस कहानी का दूसरा पहलू देखना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। ओडिशा ग्रामीण बैंक के प्रायोजक इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया। बैंक ने साफ किया कि उन्होंने दावा निपटान के लिए किसी भी मृत व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति की मांग कभी नहीं की थी। उन्होंने कहा, हमने केवल वैध दस्तावेजों की मांग की थी जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल था। देखिए, बैंक का अपना एक स्थापित प्रोटोकॉल होता है। उनका तर्क यही था कि वे केवल अपने स्थापित नियमों और ऑडिट प्रक्रियाओं का पालन कर रहे थे, जो कि बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा के लिए जरूरी भी हैं। इस भयानक घटना से पैदा हुए सार्वजनिक सदमे के बाद स्थिति को संभालना बहुत जरूरी हो गया था। प्रशासन को तुरंत हरकत में आना पड़ा। आइए देखते हैं कि इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को आखिरकार कैसे सुलझाया गया। तो जैसे ही ये खौफनाक दृश्य सामने आया और बात फैली, पुलिस तुरंत बैंक पहुंच गई। कानून व्यवस्था संभालने के साथ साथ उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और जीतू को ये आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले को पूरी तरह से मानवीय आधार पर सुलझाया जाएगा। और इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम जो उठाया गया वो ये था कि ककरा मुंडा के अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ वापस कब्रिस्तान ले जाया गया और उन्हें फिर से शांतिपूर्वक दफना दिया गया, ताकि उस दिवंगत आत्मा और उसके परिवार की गरिमा को और ठेस न पहुंचे। इसके बाद अंततः व्यवस्था ने अपने स्थापित मानदंडों के अनुसार ही काम किया, लेकिन इस बार सरकारी हस्तक्षेप के साथ। पहले चरण में सरकारी अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र जारी किया। दूसरे चरण में जैसे ही ये आधिकारिक और जरूरी दस्तावेज बैंक को मिले, रुकी हुई प्रक्रिया आगे बढ़ गई। और फिर तीसरे और अंतिम चरण में बैंक ने नियमों के अनुसार 3 कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम पर 19,402 रुपए की दावा राशि का निपटान कर दिया। तो आप देख सकते हैं, जब कागजी खानापूर्ति पूरी हो गई तो सिस्टम ने बिना किसी बाधा के अपना काम कर दिया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल निकलकर सामने आता है। जब सख्त प्रक्रिया और बेबसी का आमना सामना होता है तो इस खाई को कौन पाटता है? नियम, ऑडिट किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जब कोई इंसान अशिक्षा और संसाधनों की कमी के कारण उन नियमों को समझने में ही असमर्थ हो तो उसकी मानवीय कीमत बहुत भारी हो सकती है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी व्यवस्थाएं अंतिम व्यक्ति तक कितनी सुलभ हैं और क्या नियमों के साथ थोड़ी सी मानवीय करुणा को जोड़ा जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये पूरी घटना निश्चित रूप से एक गहरी सोच की मांग करती है।